फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही शातिर चोर मॉरिस को दिखाते हुए। ये हमेशा बैंक लूटता था और हर बार ही जेल से भाग जाया करता था। इसलिए इस मर्तबा उसे एक ऐसे जेल में डाला जा रहा था जहां से निकलना नामुमकिन था। वहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अलर्ट थी और अगर कोई वहां से निकल भी जाता तो उसका आज़ाद होना या भागना दो और भी नामुमकिन था, क्योंकि इस जेल को एक आइलैंड पर बनाया गया था जिसके चारों तरफ कई हजार मीटर तक पानी ही पानी था। जेल में आते ही मॉरिस की सर से पांव तक चेकिंग हुई और उसे यूनिफॉर्म दिया गया। यहाँ पर सब कुछ बहुत डिसिप्लिन था। कैदियों को अपनी मर्जी से चलने तक की इजाजत नहीं थी। सब लोग सुबह की घंटी बजने पर उठकर यूनिफॉर्म पहने बाहर निकल आते थे और लाइनों में लगकर अपना ब्रेकफास्ट लेते थे। इस जेल में आते ही वार्डन मॉरिस से कहता है, वेलकम टू अल्काट्राज। अल्काट्राज इस जेल का नाम था। खाने के टेबल पर लिटमस नाम का एक आदमी मॉरिस से उसका खाना मांगता है। मॉरिस उसे अपना खाना दे भी देता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि आदमी टेबल के नीचे कुछ कर रहा था। मॉरिस को देखने पर पता चलता है कि उसने चुपके से यहाँ एक चूहा पाला हुआ था जिसे वो खाना देता था। थोड़ी देर बाद मॉरिस को यहाँ पर बुलाता है उसका वार्डन, जो उसे बताता है, मैंने तुम्हारी कई कहानियां सुनी हैं। तुम हर जेल को तोड़कर भाग गए हो, लेकिन इस जेल को तोड़कर भाग नहीं सकते, क्योंकि यहाँ की जितनी टाइट सिक्योरिटी है उसे चकमा देकर अगर तुम यहाँ से निकल भी गए तो चारों तरफ पानी के अलावा तुम्हें और कुछ मिलेगा भी नहीं। इन्हीं बातों के दौरान मॉरिस चुपके से वार्डन का नेल कटर चुरा लेता है। वार्डन के सामने वो ऐसा ही बिहेव करता है कि जैसे वो बहुत मासूम है और यहाँ से भागने का तो वो सोच भी नहीं सकता। इसीलिए वार्डन उसे लेकर बेफिक्र हो जाता है और मॉरिस अपने सेल में वापस आ जाता है और आते ही सबसे पहले अपनी बाइबल के अंदर उस नेल कटर को छुपाता है, जिसे वो ये प्लान करते हुए यहाँ लेकर आया था कि वो इस जेल को खोद सकेगा। अगली सुबह ये सारे कैदी जब नहा रहे होते हैं तो वुल्फ नाम का कैदी दोबारा मॉरिस को तंग करता है, जो पहले भी कई मर्तबा उसे तंग कर चुका था। मॉरिस ने पहले तो शराफत ही दिखाई थी, लेकिन अब वो उसे अपना असल दिखाता है और उसकी खूब पिटाई करता है, जिसकी वजह से बेचारा वुल्फ तो सहम कर रह जाता है। उल्टा सारे मॉरिस से और भी ज्यादा डरने लगते हैं, क्योंकि अब तक वुल्फ से सारे डरते आए थे और क्योंकि वुल्फ को ही उसने मार दिया था तो इसका साफ मतलब था कि वुल्फ से तो कहीं ज्यादा ताकतवर है वो। मॉरिस को जेल की लाइब्रेरी के अंदर काम दिया जाता है, जहाँ पर वो मिलता है इंग्लिश नाम के एक आदमी से, जो 40 साल का था और पिछले 20 साल से इसी जेल के अंदर था। यानी उसने अपनी आधी जिंदगी इसी जेल में गुजार दी थी। काम खत्म होने के बाद मॉरिस एक और कैदी से मिलता है जिसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। वो अपनी ही पेंटिंग बना रहा था और उसने अपनी शर्ट के ऊपर एक फूल बनाया था। मॉरिस पूछता है, तुम्हारी शर्ट पर तो कोई फूल नहीं। तो पेंटर बताता है कि ये फूल मेरी खुशियों को जाहिर कर रहा है जो मेरे दिल के अंदर है। उसके बाद मॉरिस इंग्लिश के पास जाता है। वो इंग्लिश से पूछता है, क्या हम इस जेल से भाग सकते हैं? क्या आप मेरी इसमें मदद करेंगे? ये बात सुनकर इंग्लिश हंसने लग जाता है, ऐसे जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो, और कहता है कि ये जेल नहीं है, कब्र है, और यहाँ से निकलने के लिए हमें पहले मरना ही पड़ेगा। वो उसे समझाता है कि मान लो अगर तुम इस जेल की बड़ी दीवारों को पार कर लो और यहाँ के सारे सिक्योरिटी कैमरास और रेंजर्स को भी चकमा दे दो, तो भी भागकर कहाँ जाओगे? उस ठंडे बर्फीले पानी में जिसमें जाते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। बेहतर यही है कि चुपचाप इस जेल में जिंदगी गुजारो, कम से कम यहाँ पर तुम जिंदा तो होगे। खैर, अगले सीन में मॉरिस को बताया जाता है कि उसे अब लाइब्रेरी के बजाय कारपेंटर शॉप में जॉब मिल रही थी और हर घंटे के उसे 50 सेंट भी दिए जाने थे। पैसों के लिए नहीं। मॉरिस ये सोचकर हाँ कह देता है कि वहाँ जरूर उसे ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो जेल से भागने में उसकी मदद करेंगी। मॉरिस ने यहाँ पर हर एतबार वाले आदमी का पता चला लिया था और उसे लिटमस भी एतबार वाला लगा था। वो लिटमस से इस जेल से भागने का तरीका पूछता है तो लिटमस बताता है कि हर कमरे में एयर वेंट है और उसी एयर वेंट के जरिए ऊपर छत पर जाया जा सकता है और वहाँ से जंप करके इस जेल से आराम से भागा जा सकता है। ये लोग बात ही कर रहे थे कि एकदम से मॉरिस पर अटैक करने के लिए पीछे से वुल्फ आ जाता है, जो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। मॉरिस अपना कोट उतारते हुए उसी को उस लड़के के हाथों में लपेट देता है और वुल्फ को नीचे गिरा देता है। ये सब वॉच टावर में खड़े हुए गार्ड्स देख लेते हैं और ऊपर से ही शूट करते हुए इन्हें रोक देते हैं। इनकी लड़ाई के बदले इनको सजा दी जाती है टॉर्चर सेल में रहने की। रात भर दोनों को ही तरह तरह के टॉर्चर सहने पड़ते हैं और 2 हफ्ते बाद उन्हें इस टॉर्चर सेल से निकाला जाता है। इस टॉर्चर सेल से निकलने के बाद मॉरिस की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसके बाहर निकलते ही लिटमस अपने चूहे के जरिए उसे वेलकम बैक का नोट भेजता है। इसी दिन मॉरिस के साथ वाले सेल के अंदर चार्ली नाम का एक नया कैदी आता है, जो भी जल्द ही मॉरिस का दोस्त बन जाता है। मॉरिस देखते ही देखते यहाँ अपना ग्रुप बना लेता है, जिन सबको वो ये सीक्रेट बता चुका था कि वो जल्द ही इस जेल से भाग जाएगा।
इन लोगों की गैर मौजूदगी के अंदर इन सभी के सेल को वार्डन जाकर चेक करता है और जब वो पेंटर के सेल के अंदर जाता है तो देखता है कि पेंटर और भी ज्यादा अच्छी पेंटिंग्स करने लगा था। पता नहीं क्यों, पर उसे इस बात का गुस्सा आ जाता है और वो उस पेंटर की सारी पेंटिंग्स चलाने के साथ साथ उसे कभी ना पेंटिंग करने का ऑर्डर दे देता है। पेंटिंग के बजाय अब उसे कारपेंटर सेल में काम करना था। पेंटर जिसकी सारी खुशी ही अपनी पेंटिंग्स थी, वार्डन के इस फैसले से पूरी तरह टूट गया था। इसी गुस्से में उसने अपनी 3 वो उंगलियां ही काट ली जिससे वो पेंटिंग किया करता था। इस पेंटर की कटी हुई उंगलियां देखकर मॉरिस पूरी तरह टूट जाता है और उसकी उंगलियां उठाकर गार्ड को देता है और कहता है जाकर अपने वार्डन को दे दो। ये देखकर वो खुश हो जाएगा। मॉरिस बेशक एक चोर था लेकिन दिल का अच्छा था। उस पेंटर के लिए उसे दुख हो रहा था। उसी पेंटर के दुख में वो चुपचाप अपने सेल में बैठा हुआ ही था कि उसने देखा कि एक बड़ा सा कॉकरोच उसकी एयर वेंट के अंदर से निकला था। वो समझ गया कि इस एयर वेंट के पीछे बहुत सारी जगह है जहाँ पर ये कॉकरोचेस पैदा हो रहे हैं। मॉरिस का प्लान अगले दिन उसे और भी ज्यादा आसान लगने लगा जब अगले दिन 2 नए कैदी इस जेल के अंदर आए। ये कैदी पहले भी मॉरिस के साथ एक जेल में रह चुके थे और ये तीनों मिलकर पहले भी एक जेल से भागे थे। इन दोनों भाइयों का दिमाग भी मॉरिस की तरह बहुत शार्प चलता था। हमें दिखाया जाता है कि इन सबको मुलाकात का एक दिन दिया जाता है। इंग्लिश आज काफी सालों बाद अपनी बेटी से मिलता है और उसे ये देखकर रोना आ जाता है कि उसकी बेटी अब बहुत बड़ी हो चुकी थी और उसने अपनी बेटी के साथ कोई अच्छा वक्त नहीं गुजारा था। जबकि चार्ली को भी ये बात पता चलती है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा बीमार है और 1 से 2 महीनों के अंदर वो इस दुनिया से चली जाएंगी। ये सुनकर वो भी फैसला करता है कि उसे इस जेल से भागना ही होगा अपनी मॉम के लिए। इसीलिए वो रात में आकर मॉरिस से कहता है कि अगर तुम भागने का प्लान बनाओ तो मुझे भी उसमें शामिल कर लेना। ये लोग अब ग्रुप बनाते हुए भागने की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं और मॉरिस सबको बताता है कि सबके कमरों में एक एयर वेंट है जो ऊपर की तरफ खुलता है, लेकिन वो एयर वेंट छोटा है, उसमें से हम गुजर नहीं सकते। पर ये भी टेंशन की बात नहीं है, ये जेल खारे समुंदर के पास बनाया गया है। इसी वजह से जेल की दीवारें बहुत ज्यादा खोखली हो गई हैं और इन्हें खोदना बहुत ज्यादा आसान है। हमें वेंट के इर्द गिर्द की दीवार को खोदना होगा ताकि वहां से निकलकर हम ऊपर चढ़ सकें। लेकिन अफसोस कि मेरे पास एक छोटा सा नेल कटर है जिससे मैं ज्यादा कुछ नहीं खोद पा रहा और अपना मिशन पूरा करने के लिए मुझे कोई बड़ी चीज चाहिए। ये लोग अभी बात ही कर रहे होते हैं खाना खाते हुए कि मॉरिस को चम्मच का ख्याल आता है। लेकिन अब मसला ये था कि ये लोग चम्मच लेके कैसे जाते। मॉरिस अपने एक साथी को लेकर बहाने से गार्ड के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरा चम्मच गंदा है, मुझे साफ चम्मच चाहिए। गार्ड उसे नया चम्मच लेने की इजाजत दे देता है और इतनी ही देर में दूसरा आदमी गार्ड को अपनी बातों में लगा लेता है। मॉरिस एक के बजाय 2 चम्मच उठा लेता है और एक को अपनी पॉकेट में डाल लेता है। अब मसला एक और भी था। रात में जब मॉरिस वेंट के अंदर जाता है ये देखने के लिए कि यहाँ से भागना कैसे है, तब उसके सेल को खाली देखकर गार्ड्स शक में आ जाते और इसका हल दूसरा भाई देता है कि हम यहाँ की बार्बर शॉप से कुछ बाल चुरा लाएंगे और कागज के डमी बनाते हुए उनके सरों पर बाल लगा देंगे, जिससे बाहर से चेक करते हुए वार्डन्स को यही लगे कि हम लोग अंदर लेटे हुए हैं। मॉरिस कहता है ये सब तो ठीक है, वेंट को पार करके फर्ज करो हम निकल भी गए तो मसला तो पानी का है, पानी को कैसे पार करेंगे। मॉरिस जॉन से कहता है कि तुम लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में काम करते हो, वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे रेनकोट्स मिलेंगे, तुम उन रेनकोट्स को चुरा लेना, वो पैराशूट के होते हैं, उनके अंदर हवा भरते हुए हम उन्हें बोट की तरह इस्तेमाल करेंगे। चार्ली मॉरिस से कहता है मुझे भी तो कोई काम दो ना। मॉरिस कहता है कि जब मैं वेंटिलेशन के अंदर जाऊंगा तो तुमने ख्याल रखना है, जैसे ही कोई वार्डन आने लगे तो तुमने मुझे सिग्नल देना है। अब मॉरिस खुदाई शुरू कर देता है, लेकिन मॉरिस को इस खुदाई के दौरान वेल्डिंग करने के लिए भी कुछ चाहिए था। मॉरिस लिटमस के पास जाता है और कहता है आपके पास जितनी भी माचिसें हैं आप प्लीज वो मुझे दे दें, इसके बदले मैं रोज अपने हिस्से का खाना आपके चूहे को दिया करूंगा। लिटमस जिसे चूहा बहुत ज्यादा प्यारा था, चूहे के लिए वो मॉरिस की बात मान जाता है। इस माचिस को जलाकर वो चम्मच और नेल कटर की मदद से एक नोकीला औजार भी बना लेता है, जिससे अब उसका खुदाई का काम और भी ज्यादा आसान और तेज हो गया था। इस दौरान चार्ली उसका पहरा दे रहा था, लेकिन अचानक से उसकी आंख लग जाती है और तभी वार्डन चेकिंग के लिए आ जाता है। इंग्लिश भी क्योंकि मॉरिस का सारा प्लान जानता था, इसीलिए वो जल्दी से खड़ा होकर वार्डन को रोक लेता है और उससे बात करने लग जाता है और उनकी बातें सुनकर चार्ली की आंख खुल जाती है और चार्ली फौरन मॉरिस को सिग्नल दे देता है। उसकी इशारा करते ही मॉरिस भी अपना काम छोड़कर खुदाई वाली जगह के आगे अपना सामान रखकर बेड पर लेट जाता है, जिससे वार्डन को कुछ भी गड़बड़ नहीं लगता। लेकिन उसे यहाँ से कुछ जलने की स्मेल आ जाती है
मॉरिस बड़ी कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हुए उसकी बात को मोड़ देता है कि आपके होते हुए यहाँ पर कौन स्मोक कर सकता है। दिखाया जाता है कि मॉरिस ने इतनी खुदाई कर ली थी कि वो आसानी से यहाँ से बाहर निकल पाता, लेकिन एक और नया मसला आ गया। यहाँ पर जो जाली लगी थी उसे स्क्रूज के जरिए लगाया गया था और इन स्क्रूज को खोलने के लिए कोई स्क्रू ड्राइवर या कोई नोकीली चीज चाहिए थी, जिसे वो अगले दिन अपनी काम की जगह से चुरा भी लेता है। पर उसे यहाँ से लेकर जाना मुश्किल था। जब वो यहाँ से निकलने लगा तो मेटल डिटेक्टर पर उसका वो औजार शो हो गया। गार्ड्स ने उसे रोक लिया और उसके हाथ से वो औजार ले लिया। सबको डर लगा कि मॉरिस अब पकड़ा जाएगा, लेकिन मॉरिस कहीं ज्यादा चालाक था। जो औजार उसने पकड़ा हुआ था वो तो उसे बैकअप के लिए लेकर आया था ताकि गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट कर सके, क्योंकि असली औजार तो उसने अपने जूतों में छुपाया हुआ था। इस मेटल के औजार से वो रात होते ही उस जाली को काट लेता है और वेंट के अंदर जाने का अपना रास्ता खोल लेता है। लेकिन अब मसला था, अगर वो वेंट के अंदर जाता तो वार्डन को ये सेल खाली मिलता और वार्डन को उनके प्लान का पता चल जाता। अंदर जाने से पहले इन्हें एक डमी सर चाहिए था, जिसके लिए पहले ये लाइब्रेरी से किताबें चुराते हैं, उन्हें गीला कर करके एक नकली सर तैयार करते हैं और उसके बाद पेंटर के पेंट चुरा कर उस डमी सर को पेंट कर देते हैं और फिर ग्लू के जरिए वो बाल जो ये लोग बार्बर की शॉप से चुरा कर लाए थे उसे सर पर लगा देते हैं। इस डमी सर के साथ साथ मॉरिस ने एक डमी दीवार भी बनाई थी जो बिल्कुल असली दीवार जैसी दिख रही थी। ये कार्डबोर्ड की दीवार उसने इसलिए बनाई थी ताकि किसी को भी ये जगह देखकर शक न हो कि इसके पीछे खुदाई की गई है। आखिर सारी तैयारी पूरी होने के बाद रात में मॉरिस डमी सर को अपनी जगह पर रखते हुए उस वेंट के अंदर चला जाता है। वेंट के अंदर जाने पर उसे बहुत सारे पाइप दिखे थे जिनके ऊपर चढ़ते हुए वो सेकंड फ्लोर तक पहुंच गया था, लेकिन अभी भी बाहर जाने की जगह पर कुछ ग्रिल्स लगी थी जिन्हें तोड़ना और उन तक पहुंचना नामुमकिन था। नीचे दिखाया जाता है कि वार्डन की भी चेकिंग की बारी आ गई थी। वो जब करीब से गुजरने ही वाला होता है तो चार्ली मॉरिस को बहुत सारे सिग्नल्स भेजता है, पर ना जाने मॉरिस को उन सिग्नल्स का पता चला था या नहीं। वार्डन जब मॉरिस के रूम के बाहर से गुजरते हैं तो उन्हें मॉरिस के बालों पर शक हो जाता है और जैसे ही वो मॉरिस के बालों पर हाथ लगाते हैं तो मॉरिस बोल उठता है, क्या बात है सर, आज तो आपको मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। चार्ली की सांस में सांस आई थी कि मॉरिस टाइम पर यहाँ आकर लेट गया था। खैर अगले दिन मॉरिस ग्रुप में खुशखबरी देता है कि मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता तो मिल गया है, लेकिन उस रास्ते को ग्रिल्स से बंद किया गया है। मैं अकेला उस तक पहुँच नहीं सकता। उन ग्रिल्स तक पहुँचने के लिए मुझे एक और साथी की जरूरत है। जॉन बताता है कि मैंने भी अपना वेंट पूरी तरह खोद लिया है। रात को मैं भी वहाँ आ जाऊंगा और दोनों मिलकर उस जाल को देख लेंगे। रात होते ही प्लान के मुताबिक ये दोनों अपनी वेंट से होते हुए उस रास्ते के पास आ जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि वो ग्रिल सिर्फ रखी नहीं गई थी, उनको वहाँ पर वेल्ड किया गया था और तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसको तोड़ने के लिए उन्हें एक चेन सॉ की जरूरत पड़ती। अगले दिन म्यूजिक क्लास में मॉरिस की नजर एक छोटे से पंखे के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर फौरन उसे आइडिया आता है कि वो इस पंखे के जरिए चेन सॉ बना सकता है। इसीलिए वो चार्ली से कहता है कि तुम इस पंखे को अपने म्यूजिक बॉक्स में छुपा लेना। गार्ड्स के चेक करने पर भी उन्हें इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर कुछ नजर नहीं आता और ऐसे काम करने के लिए मॉरिस के हाथ एक और हथियार लग जाता है। पंखे को ड्रिल मशीन में बदलने के बाद मॉरिस और जॉन दोनों मिलकर उस रॉड को काटने के लिए जाते हैं। जॉन मॉरिस को अपने कंधे पर बिठाता है और मॉरिस उस रॉड को काटता है। चेनसॉ की आवाज सुनकर गार्ड्स को भी शक होता है। वो भी ऊपर जाते हैं चेक करने के लिए और इतने में ही ड्रिल मशीन की आवाज बंद हो जाती है, क्योंकि मॉरिस एक पाइप काटने में कामयाब हो गया था और बस उसी के जरिए ये लोग यहाँ से निकल सकते थे। आवाज के बंद होने की वजह से गार्ड भी चेकिंग को नजरअंदाज करते हुए आगे चला जाता है। अगले दिन वो खुश होकर सब लोगों को खाने के टेबल पर बताते हैं कि उन्होंने सारे रास्ते साफ कर लिए थे। अब उनको इस जेल में कोई भी रोक कर नहीं रख सकता था। जॉन के भाई से वो पूछता है, तुम पैराशूट के रेनकोट्स लाए हो? वो कहता है, हाँ सब तैयार है। और ये लोग अब यहाँ से भागने का प्लान बना लेते हैं। खैर अब सब लोग अपने अपने जेल में वापस आ जाते हैं और इंग्लिश जब सब लोगों को किताबें बांटने आता है तो मॉरिस इंग्लिश से कहता है, मैं आज आखिरी मर्तबा तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। इंग्लिश ने हाथ तो मिलाया था, लेकिन वो काफी हैरान था कि आखिर मॉरिस ने ऐसा क्या किया, क्या प्लान बनाया जिसकी वजह से वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। वो इस टाइम जेलस लग रहा था। खैर वो यहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद वार्डन मॉरिस के सेल की चेकिंग करने के लिए आ जाता है, ऐसे जैसे किसी ने उनको खबर दे दी थी कि मॉरिस यहाँ से भागने वाला है। वो यहाँ की एक एक चीज की तलाशी लेते हैं, उस जगह को भी देखते हैं जहाँ से मॉरिस ने खुदाई की थी, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि मॉरिस ने सारे सबूत पहले ही छुपा दिए थे। उस सुरंग के आगे भी नकली कार्डबोर्ड लगाया हुआ था, जिसकी वजह से इनको जरा सा भी शक नहीं हुआ। वार्डन ने कहा, खबर तो सच्ची थी, एक काम करना, सुबह होते ही मॉरिस का सेल चेंज कर देना। लेकिन सुबह होने की नौबत कहाँ आने वाली थी।
आज रात सभी ने रात के ठीक 2 बजे बैंक से निकलकर दूसरे फ्लोर पर मिलने का प्लान बनाया था। प्लान बनाते वक्त तो चार्ली के अंदर काफी हिम्मत थी, वो तैयार भी था, लेकिन जैसे ही वक्त करीब आता गया वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गया। मॉरिस और बाकी तीनों लोग तो बैंक के अंदर पहुंच भी गए और काफी देर तक चार्ली का इंतजार करते रहे, पर चार्ली जब नहीं आया तो मजबूरन तीनों को अकेले ही वहां से जाना पड़ा। दिखाया गया कि वो तीनों अपने बनाए प्लान के मुताबिक भाग रहे थे और यहाँ बैठा चार्ली रो रहा था। उसकी आज़ादी अब उसके हाथ से दूर जा रही थी। आखिर वार्डन की चेकिंग के बाद उसने फैसला किया कि वो भी हिम्मत करेगा और भाग जाएगा, लेकिन वेंट के अंदर जैसे ही वो आया तो उसने देखा कि ऊपर जाने वाला रास्ता उसके कद से बहुत ज़्यादा दूर था और वो तीनों अब जा चुके थे और अब उसकी आज़ादी का सपना ख़त्म हो गया था। अफसोस करता वो वापस आ जाता है, जबकि यहाँ पर दिखाया जाता है कि चार्ली और उसके तीनों साथी सभी गार्ड्स की नज़रों से बचते हुए जेल की आखिरी दीवार के पास पहुंच जाते हैं और बारी बारी वो तीनों फेंस की दीवार पर चढ़ते हुए इस जेल से फाइनली आज़ाद हो जाते हैं। अब बस इन्हें इस आइलैंड से बाहर निकलना था, जिसके लिए ये रेनकोट्स को बांधकर उसके अंदर मुंह से हवा भरने लगे ताकि उसे एक बोट बनाई जा सके। हालांकि मुंह से हवा भरने में बहुत टाइम लग रहा था, लेकिन इनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। बहुत ज्यादा हिम्मत करने के बाद आखिर इनकी बोट तैयार हो ही गई और ये लोग यहाँ से निकलकर भाग गए। सुबह होती है और गार्ड्स सारे सेल्स की चेकिंग के लिए आते हैं। पहले पहले सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो चार्ली के सेल के पास पहुंचे तो चार्ली ऐसे खड़ा था कि जैसे किसी ने उसकी किडनीज निकाल ली हो। वो दुखी था कि अगर कल थोड़ी सी हिम्मत कर लेता तो यहाँ से चला जाता। उसकी हालत को देखते हुए वार्डन को भी उसके ऊपर शक होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए आगे मॉरिस के सेल की तरफ बढ़ता है और उससे पूछता है क्या मॉरिस अभी तक सो रहा है। चार्ली अभी भी कोई जवाब नहीं देता और गार्ड को गड़बड़ी महसूस होती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो वहाँ पर बस उन्हें मॉरिस की डमी मिलती है और इन्हें ये बात मालूम हो जाती है कि मॉरिस जेल से भाग चुका है, उनकी आंखों में धूल झोंककर। पूरे जेल के अंदर अलार्म बजते हैं, पूरे जेल में उन्हें ढूंढा जाता है, लेकिन जब ये लोग पूरे जेल में नहीं मिलते तो समुंदर के अंदर भी उन तीनों को तलाश किया जाता है, लेकिन वो तीनों वहाँ पर भी नहीं मिलते। यहाँ का वार्डन, जिसकी नाक बहुत ऊंची थी कि कभी कोई उसकी नजरों से बचकर नहीं गया था, आज उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। अथॉरिटीज उसे बुरा भला कह रही थी कि कैसे 3 कैदी उसकी नजरों से बचकर भाग गए। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो अब अपने आदमियों से कहता है कि सभी न्यूज़पेपर्स में ये बात फैला दो कि जिन तीनों कैदियों ने भागने की कोशिश की थी उन्हें हम लोगों ने पकड़ लिया है। वो समुंदर के ठंडे पानी में मारे गए हैं। जो कुछ भी हो ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए कि इस जेल से कोई भाग भी सकता है, नहीं तो हमारी जेल की रेपुटेशन गिर जाएगी। वो अपने लोगों से कहता है वैसे भी मानने वाली बात ही नहीं है कि वो इतने बड़े और ठंडे समुंदर को पार करके यहाँ से निकल जाएं। जरूर वो समुंदर के अंदर ही मर गए होंगे और हमें उनकी लाशें नहीं मिल रही। ये सब उसने पता नहीं अपने दिल को या अपने लोगों को बहलाने के लिए कहा था। अंदर ही अंदर वो भी जानता था कि मॉरिस सच में बच निकला होगा। खैर उसकी ये सारी सियासतें भी काम नहीं आती। अथॉरिटीज को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और आखिर में अल्काट्राज को बंद कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि इतना खर्चा कर कर इतनी दूर जेल बनाने की जरूरत ही क्या है, जब अल्काट्राज भी एक आम जेल की तरह ही जेल है जहाँ से कैदी भाग सकते हैं। इस तरह अल्काट्राज जेल हमेशा के लिए बंद हो जाती है और उस जेल के बंद होते ही ये सच्ची कहानी पर बनी हुई फिल्म भी यहाँ खत्म हो जाती है।